नमस्कार दोस्तों ये चुनाव विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में चुनाव जो है ये एक अजब सिलसिला है। इसका पूरा का पूरा अध्ययन जो है ये बहुत दिलचस्पियों से भरा हुआ है। मित्रों, हमारे देश को एक संविधान मिला। संविधान निर्मात्री जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें ये एक पावन दस्तावेज़ दिया जिसको हम मुकद्दस एक दस्तावेज़ मानते हैं और जिसके बूते पर हमें बहुत सारे अधिकार मिले। देश ने एक दिशा ली और एक गणतंत्र के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में हमारी जड़ें जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई। लेकिन ये चुनाव जो है इसका इन जड़ों से या इन बातों से या इन उपलब्धियों से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सरोकार नहीं होता। मित्रों, ये भी एक अजब विसंगति है कि संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1951-52 में देश का पहला लोकसभा का चुनाव बड़े भारी अंतर से हार गए। और उन्हें हराया किसने? एक मामूली कांग्रेस कार्यकर्ता, नाम था नारायण काजरोलकर, और कॉन्स्टिट्यूएंसी थी बॉम्बे नॉर्थ की, उत्तरी बॉम्बे की। वहाँ से चुनाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की विजय के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं था कि वो देश, वो लोग, वो शख्सियत और वो उन लोगों में शुमार थी जिन्होंने इस देश के निर्माण में, देश को एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जब मतदान का समय आया, जब चुनावों का समय आया, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ही इनके विरुद्ध एक आराम से विजय प्राप्त कर ली। एक मामूली कार्यकर्ता को खड़ा किया और वो कार्यकर्ता जीत गया। उस कार्यकर्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए स्वयं पंडित नेहरू भी गए। और पंडित नेहरू हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके जो पहली जो कैबिनेट थी देश की, उसमें कानून मंत्री का पद उन्हीं के लिए रखा गया था, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए। और उन्होंने बहुत सारी देन जो है हमारे देश को दी है, हम देश भुला नहीं सकता। लेकिन अब चुनाव है, चुनावी सिलसिले में आप कह सकते हैं कि चुनावी सिलसिले जो हैं ये बड़े बेलिहाज होते हैं। इनके सामने किसी की कोई औकात जो है उसको आंका नहीं जाता। तभी शायद इकबाल ने कहा भी था कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये सिस्टम ऐसा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सरदार पटेल देश के महानायक, उनकी बेटी मणिबेन पटेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता के साथ अपनी कुर्बानियों की एक पूरी एक श्रृंखला तैयार करने में लगा दी। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो मणिबेन पटेल को भी मतदाताओं ने खारिज कर दिया। और इस तरह से मित्रों, ये चुनाव हारने वालों की जो फहरिस्त है, आप हैरान होंगे, उस फहरिस्त में देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। वो भी चुनाव हारे और 2 या 3 बार हारे। उनमें आचार्य कृपलानी, जो कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय देश के सबसे बड़े दल कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हारे और 1 बार नहीं 3 बार हारे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनको महान चिंतक बताया जाता है, समाजवादी चिंतक, वो भी चुनाव हारे। और इसी फहरिस्त में कृष्णा मेनन का नाम भी है, कम्युनिस्ट साम्यवादी नेता ऐसे डांगे का नाम भी है। और बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो मतदान की कसौटी के वक्त मतदाताओं को नहीं भाई और वो चुनाव हार गई। और मित्रों, हारने वालों में पंजाब के कद्दावर मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों भी थे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री भी चुनाव हार चुके थे। और बहुत सारी ऐसी शख्सियतें जिनका कद बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन चुनावी दहलीज पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मित्रों, और तो और रही, हमारे पड़ोस में देख लीजिए पाकिस्तान, जिन्ना साहब को वहाँ कायदे आज़म का दर्जा प्राप्त, उनकी बहन फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का दर्जा पूरे मुल्क ने दिया।
लेकिन जिन्ना साहब ने जब आंखें मूंद लीं और मादरे मिल्लत जो है वो जब राष्ट्रपति या डिक्टेटर कह लीजिए कि अयूब खां के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उतरी तो मतदाताओं ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया, चुनाव हार गई। तो ये बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो मतदाताओं को इतना सशक्त कर देती है कि वो बिना कद काठी का लिहाज किए, बिना उपलब्धियों का एक आकलन किए भी अपने महानायकों को हाशिए पे धकेल देती हैं और बुहार देती हैं। और तो और रहे मित्रों, हारने वालों में सबसे बड़ा आश्चर्य भारतीय लोकतंत्र का था जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। जब उनका बेटा संजय गांधी, जो कि पूरी आपातकाल का महानायक था, वो चुनाव हार गया और लोगों ने सबको बुहार दिया। तो ये चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि इनके लिए अगर हम कोई मापदंड तय करना चाहें कि जो इस मापदंड पे खरा उतरता हो सिर्फ वही चुनाव जीत सकता है, तो मित्रों कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिस पर खरे उतरने के बावजूद भी आप अपने अपनी चुनावी विजय को यकीनी बना सकें। ये मुमकिन नहीं है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अब देख लीजिए, बिहार में आपके सामने चुनाव हुए। चुनावों में मतदान आरंभ होने से एक दिन पूर्व देश भर के मीडिया संस्थानों ने, देश भर के जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल से लगभग सब ने अपने पूर्वानुमानों में घोषित कर दिया कि वहाँ पर भाजपा और जदयू का जो गठबंधन है वो पराजित हो जाएगा। लेकिन जब मत पेटियां खुलने लगी, जब मतगणना होने लगी कंप्यूटरों पे, जब वो टिक टिक सामने आई तो उस वक्त परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले और वही जदयू और भाजपा का जो गठबंधन, जिसको पूरी तरह से हाशिए पर 24 घंटे पहले बुहार दिया गया था, 24 घंटे के बाद सामने आई स्थिति कि वो लोग फिर भी सत्ता में अभी तक बने हुए हैं और उनको बुहारा जाने वाला जो एक प्रयोग था सर्वेक्षणों का, वो सारा का सारा असफल रहा और पिट गया। अब इसमें किसको दोष दिया जाए? आकलन को? क्या हमारे आकलन जो है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं होते? और ये जो चुनावों के सर्वेक्षण हैं मित्रों, ये बहुत बार आधारहीन घोषित हुए हैं। इनमें कोई सार जो है अक्सर परिणामों की दहलीज पर नज़र नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद सर्वेक्षण होते हैं, रुकते नहीं हैं लोग। और मतदान वाले दिन भी जो पूर्वानुमान है वो घोषित होने शुरू हो जाते हैं और लोग, अनुमान लगाने वाले तो इतनी दूर की कौड़ी लाते हैं कि वो आपको ये भी बता देंगे कि फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़लाँ कैंडिडेट जीत रहा है और वो इतने मार्जिन से जीत रहा है। तो ये चीज़ें कुछ तय नहीं हैं। हमारे भारतीय मतदाता का मिजाज कैसा है उसको भांपना मित्रों आसान नहीं है। तो ये एक दिलचस्पियों का मरकज़ था आज की हवा में, जिसका जिक्र करना आपसे बड़ा ज़रूरी था। शुक्रिया दोस्तों।